So today we will study what consideration is. Consideration means exchange for exchange. It is quid pro quo. Basically अगर मैं आपको ये फ़ोन बेचता हूँ और आप इसके बदले मुझे 50,000 देते हैं तो ये फ़ोन मेरी तरफ से कंसिडरेशन हुई। 50,000 जो आपने दिए वो आपकी तरफ से कंसिडरेशन हुई। कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है। तो आइए पढ़िए क्या कहते हैं। When at the desire of the promiser is the one who is making the promise, and promisee is the one to whom promise is made. So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म, जो कि वो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो जब प्रोमिसर के मन पे जो प्रोमिसी होता है या कोई और दूसरा पार्टी होता है, वो कुछ करता है या वो कुछ नहीं करता है, या वो करता है या नहीं करता है, या वो प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, तो जो उसका एक्ट होता है जो प्रॉमिस कर रहा है वो सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस, उसका जो एक्ट हुआ ना करने का या करने का, वो उस विच इज उसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वही हुआ ना, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मेरे चाहने पे आपने ऐसा किया, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ किया। तो मेरे चाहने पे, मेरी डिजायर पे मैंने जो आपने किया वो मेरी आपकी तरफ से कंसिडरेशन हो गई, मैंने आपके लिए जो किया वो मेरी तरफ से कंसिडरेशन हो गई। तो इट बेसिकली मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अब जैसे मैंने आपको फ़ोन का एग्जांपल दिया, तो मैंने आपको फ़ोन बेच दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, दोनों की तरफ से कंसिडरेशन हो गई। तो ऐसा भी नहीं, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। समथिंग जैसे हो गया मे बी अ राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मुनाफा, कुछ भी। इट इज द प्राइस फॉर द प्रॉमिस, जो कीमत होती है वादा करने की, उस प्राइस को हम कहते हैं। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का में ये बोलता है कि जो एग्रीमेंट है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड है। और सेक्शन 10 होना चाहिए कि हमेशा कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको 50,000 दूंगा, उसके बदले में आप मुझे ड्रग्स दीजिए, सो ड्रग्स इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो वही हुआ, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच इज लॉफुल, विच इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे यही आपने, मैंने आपसे फोन खरीदने की बात करें, आप मुझे पैसे दिए, तो कंसिडरेशन लॉफुल हुई। अब ड्रग्स हुआ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए पैसे हो, तो दैट इज समथिंग विच कंसिडरेशन डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए। प्रोमिसर होता है जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, और प्रोमिसी या किसी और दूसरे पर्सन ने परफॉर्म किया हो। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, और फ्यूचर भी हो सकती है। इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब कि अगर मैं आपको बस फ़ोन के आप मुझे 50,000 दो, तो और अगर आप 50,000 तो आपने दिए तो ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर हमको बोलूँ ये फ़ोन मैं आपको 50 रुपये में बेच दूंगा, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नो इम्पोजिशन। अगर आपने कोर्ट में दिखा दिया, अगर आपने मुझे मैंने जो आपको 10 रुपए का फ़ोन या 50 रुपए का फ़ोन बेचा है, वो अपने फ्री कंसेंट से बेचा है। फ्री कंसेंट कब होता है? सेक्शन 13 के अनुसार, जब हम दोनों चीज़ सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं, विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय कोर्जन, फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस और चीज़ें। तो इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, इट मस्ट बी रियल, एंड जो हमने डिस्कस किया, इट मस्ट बी लॉफुल, एंड इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अब पुलिस वाला हमें आके बोला कि मैं आपके लिए ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ से आपके लिए कंसिडरेशन होगी। अरे भाई, वो तो आपकी लॉफुल ड्यूटी हुई ना, दैट इज नॉट इन कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ योर्स। तो रिक्वेस्ट विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी, पुलिस वाला इज ऑलरेडी बाउंड टू सर्व अस, सो विच इज द समथिंग विच इज one is not already bound to do. Now it must move at the desire of the promiser कि promise estoppel हो गया, it is the nexus between the request of the promiser and act done by the promisee. When one individual or a party by their words or conduct make a clear promise intending to create a lawful relationship or effect legal relationship, knowing that it will be acted upon by another individual or party is already acted upon by the promise made will become binding on the promiser, making him unable to revert his promise so made. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको ये फ़ोन बेचूंगा,
ठीक है। प्रॉमिस स्टॉपर इज कि मैं अपने वादे से स्टॉप हो चुका हूँ। स्टॉप, स्टॉपर मीन्स स्टॉप बाय योर प्रॉमिस, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक फ़ोन बेचूंगा 10,000 का, उस फेथ में आपने मुझे 10,000 दिए। Now you have acted on my representation. You had faith in my representation and you acted on that representation. Now I am bound to sell you this phone because I am bound by my promise. इस पे एक फेमस केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बेल्डियो। ऑन द रिक्वेस्ट, इसमें क्या हुआ था, कलेक्टर ऑफ टाउन की रिक्वेस्ट से ए ने बहुत सारी शॉप्स बना दी अपने खर्चे पे, जो कि बी ने ऑक्यूपाई कर ली थी। तो as A spent money in the construction, B promised to pay some money to A, thus A sued B to recover the money. A ने क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे पैसे खर्च किए थे, तो B ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ पैसे A को देगा, पर उसने नहीं दिए, तो A ने B को सू कर दिया पैसे देने के लिए। तो उस केस में यही हुआ था कि जो उसने प्रॉमिस किया वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पे तो नहीं किया था ना, तो ही वॉज नॉट बाउंड टू पे, क्योंकि उसकी डिजायर पे तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, वो कलेक्टर की डिजायर पे कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो कंसिडरेशन का एसेंशियल कहाँ फुलफिल हुआ, तो ही वाज नॉट बाउंडेड। फिर सेकंड एसेंशियल है कि इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश लॉ में प्रोमिसी प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो, तो उससे जो दो पार्टी अफेक्ट हो रही है खाली वही सू कर सकती है, कोई तीसरी पार्टी आगे नहीं कर सकती है। वैसे ही इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में खाली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं हो सकता। मतलब कि 10,000 आप भी दे सकते हो या आपके भी आप पे फ़ोन के लिए कोई और भी दे सकता है। इंग्लिश में लॉ में पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है खाली वही, और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी होता है कि अगर मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप ही कंसिडरेशन फर्निश करोगे, कोई और कंसिडरेशन फर्निश नहीं करेगा। इस पे एक फेमस केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया। इसमें क्या है, लक्ष्मी रानी गिफ्टेड her property to her daughter Ramaya with the direction to pay a certain pay of money annually to Chinnaya, her maternal uncle. Same day, Ramaya executed an agreement with Chinnaya agreeing to pay the amount annually. Later, Ramaya refused to honor agreement on the ground that there is no consideration. चिन्नैया ने फिर रिकवरी के लिए सू कर दिया और फिर कोर्ट ने बोला कि कंसिडरेशन जो थी उसकी देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन। इसमें एक लक्ष्मी रानी है, उन्होंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और उसको पैसे भी दिए चिन्नैया को और उसके मैटरनल अंकल को। उसी दिन रमैया जो थी उनकी बेटी, उन्होंने उसने एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया चिन्नैया के साथ कि वो उसको अमाउंट एनुअली पे करेगी। पर उसके बाद रमैया ने पहले तो खुद एग्रीमेंट किया अमाउंट पे करने का, फिर उसने मना कर दिया कि जो चिन्नैया के पार्ट से कोई कंसिडरेशन नहीं है। पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो प्रॉपर्टी उसकी बहन ने उसको दी है उस वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। वही हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट। और इंग्लिश लॉ में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी है। तो कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ हो सकती है। जैसे एग्जीक्यूटरी क्या होती है, और प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको एक घर गिफ्ट करूंगा आगे 2 महीने बाद, उसके लिए आपने मुझे अभी पैसे दिए, तो वो हुई फ्यूचर कंसिडरेशन। मैं आपको घर गिफ्ट करूंगा 2 महीने बाद, तो फ्यूचर हो। एग्जीक्यूटेड जो कि पहले हो चुका है, एन एक्ट होली परफॉर्म्ड एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। मैंने बोला कि जैसे एग्जीक्यूटेड का एग्जांपल एक ये हो सकता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि उसने बोला कि हमारी दवाई खा के कोई भी इन्फ्लुएंजा डेवलप करेगा तो उससे हम लोग पैसे देंगे। तो उसके बाद मिस कार्लिल ने शायद मिस कार्लिल ने वो दवाई खा ली और उन्हें इन्फ्लुएंजा डेवलप हो गया। तो इन्फ्लुएंजा डेवलप करने के बाद उन्होंने ये बोला कि उन्होंने इनफैक्ट जो वो है कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी है, उन्होंने 1,000 रुपीज डिपॉजिट भी किए रिलायंस बैंक में, ये दिखाने के लिए वो लोग कितने सीरियस, अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए। तो उस दवाई के बाद उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया मिस कार्लिल को, उन्होंने सू कर दिया। तो को उसने कार्बोलिक ने बोला कि हमने तो इन्हें बोला ही नहीं था, हमने तो इन्होंने एक्सेप्टेंस हमें दी नहीं थी इस चीज़ की। तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया, मतलब ये पहले से
उन्होंने बोल दिया जैसी, तो उनकी कंसिडरेशन ऑलरेडी हो गई, तो ये एग्जीक्यूटेड। पास कंसिडरेशन, समथिंग ऑलरेडी completed before the promise is made, this is not a valid consideration in the eyes of law। पास कंसिडरेशन जो होती है उसे पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, पास कंसिडरेशन को मानी नहीं जाती है कोर्ट में। ये हो गया कि आपने मुझे बचा लिया पानी से अचानक से, और फिर मैंने आपको कहा कि आपने क्योंकि मुझे बचाया था पहले, तो मैं आपको उसके पैसे दूंगा, तो ये पास कंसिडरेशन होगा। तो ये हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका कंसेंट फ्रीली गिवन है तो। An agreement to which the consent of the process will be given is not merely because the consideration is inadequate, but inadequacy of consideration may be taken into account by court in determining। वही जो हमने पढ़ा कि consent आपका freely given है कि नहीं, ये this is very important, consent आपका दिया हुआ है कि नहीं। फिर आपको मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया कि फ़ोन मैंने 50 रुपये में दिया और मेरा कंसेंट अगर फ्रीली है तो वो वैलिड हो जाएगा। मस्ट बी रियल कि कैप मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी बोल दो कि मैं आपको जैसे मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा जब दो सितारे दो टू लाइंस जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी, दैट इज़ नॉट रियल ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकली इम्पॉसिबल हो, जैसे मैं बोलूँ कि आपको एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगा, या लीगली इम्पॉसिबल हो कि एक्स फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट, Y approaches X brother Z and he promises to withdraw the suit for a consideration of 500। It is legally impossible। क्यों? क्योंकि इसने X ने फाइल कर दिया सूट Y के खिलाफ, क्योंकि इसने डेब्ट की पेमेंट नहीं किया था। तो Y जो गया वो X के भाई के पास गया और उसने बोला कि सूट विड्रॉ कर देगा इस अमाउंट को। तो यार वो कैसे पॉसिबल है? लीगली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो सूट उसने फाइल किया हुआ है ना, उसकी मर्जी से वो विड्रॉ होगा। उसके बाद कंसिडरेशन मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, इट इज मस्ट बी समथिंग व्हिच हैज सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। इट मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, भाई की स्मगलिंग या अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी इलीगल फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं हो सकता। फिर इट मस्ट बी समथिंग व्हिच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। मतलब कि भाई जो पुलिस की ड्यूटी हो गई अपनी, जब पुलिस ने कहा कि क्योंकि मैं आपको बचा रहा हूँ, मैं आपके लिए सर्विस कर रहा हूँ, तो मेरे से कंसिडरेशन हो गई, वो he is not already सर्विस करना, तो he is already bound to services, that is not consideration on his part। अगर वो कुछ नया करे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि जो पुलिस का काम है वो उससे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करे आपके लिए, जैसे उसका काम था चोर पकड़ना, तो उसने चोर के लिए कुछ और आपको कुछ नया कर दिया, चोर को आपके लिए मतलब कुछ बेसिकली अपनी ड्यूटी से हट के कुछ साइड अपार्ट करके कुछ एडिशनल कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन ऑन हिज पार्ट बिकॉज दैट ही वाज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू। तो कंसिडरेशन किस किस चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है देख लेते हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो उसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन हो गया गिफ्ट। अब जैसे मैं आपके बर्थडे पे आके आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके बदले में तो आप मुझे कुछ गिफ्ट थोड़ी पैसे थोड़ी दोगे गिफ्ट करने के। तो जो ये कंसिडरेशन है गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिफ्ट, इफ अ डोनर गिव्स अ गिफ्ट एंड द रिसिपिएंट एक्सेप्ट्स इट, द एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड वैलिड एंड एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो गिफ्ट तो यार वॉलंटरी हो गया ना। उसका कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, अगर मैं चैरिटी में 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले चैरिटी वाले भी मुझे कुछ दें, दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर। मैंडेटरी क्या, देना ही क्यों है, चैरिटी कर रहा हूँ, चैरिटी का फिर मतलब ही खत्म हो गया। अगर मैं उनके लिए चैरिटी कर रहा हूँ और मुझे कुछ दे रहे हैं, तो चैरिटी का क्या मतलब हुआ कि दान करना। चैरिटी फिर खत्म हो गया ना। if individual assumes a responsibility or liability based on the promise of another person to contribute to a charitable cause, the resulting contract is considered valid। In such cases, the rule of no consideration, no contract does not apply, and this is an exception to consideration। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या हुआ, मेरे पापा ने मेरे को नेचुरल लव एंड अफेक्शन में गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो ज़रूरी थोड़ी है मैं उन्हें गाड़ी के पैसे दूंगा, पर इसके कुछ, क्योंकि उन्होंने ही गिफ्टेड मी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पर इसके भी कुछ कंडीशंस है कि वो जो पेमेंट उन्होंने ट्रांजैक्शन की है वो राइटिंग में होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे नेचुरल लव एंड अफेक्शन गिफ्ट किया है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ और मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एग्जांपल इसका है कि A for love and affection promises to give his son 3,000। A put his promise in writing, the promise is binding on A and it is a valid contract। वही कि A ने अपने बेटे को बोला कि उसको 3,000 दे रहा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, राइट भी कर दिया, तो रजिस्टर्ड राइटिंग में भी हो गया, रजिस्टर्ड लॉ भी हो गया और मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी हो गया।
कि A for love and affection promises to give his son 3,000, A put his promise in writing, तो promise binding हो गया। और कुछ का भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती, ऐसे एजेंसी हो गया कि यू आर एबल टू बाइंड मी बाय योर एक्ट, मेरा एजेंट जो है उसमें नहीं ज़रूरत होती है रिमिशन की, जो मिला है उससे कम मैं एक्सेप्ट कर लेना, जैसे 50 रुपये मैंने मांगे थे आपने 30 दिए, मैंने 30 एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके लिए भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गारंटी में भी नहीं है वॉलंटरी सर्विसेज की, मैंने आपके लिए कुछ पास्ट में काम किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, नाउ यू आर बाउंड टू पे मी। उसका टाइम बार डेप्ट में भी नहीं होती, द प्रॉमिस टू पे एनी डेप्ट बार्ड बाय टाइम इज एन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। टाइम बार डेप्ट क्या होता है, सपोज मैंने आपसे 50,000 लिए थे और उस डेप्ट को 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो दैट विल बी टाइम बार डेप्ट, उसको वो अब मैं वसूल नहीं कर पाऊंगा अनटिल अनलेस कि मेरा एजेंट रेगुलरली आपको ऑथराइज कर रहा है कि हाँ आपको पे करेंगे, तो डेप्ट भी जैसे जैसे वो बोलता है कि हम आपको पे करेंगे उस डेप्ट की डेट बढ़ती जाएगी। द प्रॉमिस टू पे एनी डेप्ट बार्ड बाय टाइम, बार्ड बाय टाइम कब होगा जब वो 3 ईयर्स क्रॉस कर जाएगा, इज एन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। Suppose an individual makes a written promise signed by them or their authorized representative to pay a debt that has become time barred. In that case, the promisor remains valid even without consideration. The promisor can involve full or partial payment. मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं आपको डेप्ट दूंगा, पर इसमें कोई फर्क होता है कि सेक्शन 25 जो होता है कंसिडरेशन का, उसको आप बाद में भी डेप्ट एक्सपायर होने के बाद भी आप उसको लेटर में लिख सकते हो, पर सेक्शन 18 जो होता है लिमिटेशन एक्ट का, वो आप डेप्ट एक्सपायर होने से पहले ही आपको प्रॉमिस करना होता है, पर 25 जो कि आईसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है उसमें आप बाद में भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन, होप इट हेल्प्स।